नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएन पर वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। हरिद्वार पहुंचे हैं फिल्म अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कनखल स्थित हरिहर आश्रम में पूजा अर्चना की है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने यहाँ पर शिव पूजा कराई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर कनखल स्थित हरिहर आश्रम में अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर पहुंचे हैं। हरिद्वार में अभिनेता अनिल कपूर अनुपम खेर पहुंचे, कनखल स्थित हरिहर आश्रम में पूजा अर्चना की है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने यहाँ पर शिव पूजा कराई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अभिनेता अनिल कपूर और यहाँ पर अनुपम खेर हरिद्वार में है। हरिद्वार में उन्होंने पूजा अर्चना की है। अनिल कपूर अनुपम खेर आज हरिद्वार पहुंचे, जहाँ पर पूजा अर्चना उन्होंने की है। आपको बता दें कि कनखल स्थित हरिहर आश्रम में अनिल कपूर और अनुपम खेर ने पूजा अर्चना की है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने ये शिव पूजा दोनों अभिनेताओं की कराई है। यहाँ पर तो हरिद्वार में है अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर। आज एक मील पत्थर का बर्थडे है, तो मुझे लगा कि मैं इस आश्रम में आकर अपना पूजा करवाऊंगा, ताकि और मेरे जो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे करीबी लोग हैं, उन सबको साथ लेकर एक सनातन तरीके से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगा। तो यहाँ मैं आया हूँ, मैं गुरु जी का और आश्रम में जितने भी साधु लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने खूबसूरत तरीके से, इतने धार्मिक तरीके से मेरा बर्थडे मनाया गया है, मेरा शुभ दिन मनाया गया है। इससे बड़ा आशीर्वाद हरिद्वार नगरी में आकर गंगा के किनारे हम रह रहे हैं और यहाँ पर आशीर्वाद जो मिला है, इससे बड़ा आशीर्वाद मेरा और क्या मिल सकता है मुझे। राजभवन में आज शुक्रवार से रंग बिरंगे फूलों का मेला लग गया है। 3 दिवसीय वसंत उत्सव 2025 का शुभारंभ राज्यपाल ने किया। पहले दिन दोपहर 1 से शाम 6 बजे और 8 और 9 मार्च को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक जनसामान्य को राजभवन में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। राज्यपाल के निर्देशन में इस वर्ष वसंत उत्सव में कई नवीन पहल शुरू की गई हैं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने इस आयोजन में आने वाले लोगों की गणना के लिए AI एप्लीकेशन भी तैयार की है, जिसके लिए राजभवन के मुख्य द्वार पर AI इनेबल कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा वसंत उत्सव में आने वाले आगंतुक वेबसाइट पर भी पंजीकरण कर सकते हैं, जहां रजिस्ट्रेशन करने पर आगंतुक की सुविधा के लिए एक आई कार्ड जनरेट होगा। यह रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक होगा। मुखबा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने घाम तापो पर्यटन को लेकर युवाओं के साथ आह्वान किया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर भले ही कई सुझाव पीएम ने दिए हों, रोपवे की बात की हो, लेकिन जो घाम तापने की बात कही है वो तो पहले से ही प्रदेश का युवा ताप रहा है। युवाओं के पास रोजगार के साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि रोपवे के तैयार होने के बाद जो समय पहले 9 घंटे लगता था, वो समय बेहद कम हो जाएगा, लेकिन वहां महिलाओं को काफी दूर शौचालय के लिए जाना पड़ता है। रैन बसेरे अच्छे नहीं हैं, ये भी चिंता का विषय है, जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की खाली बातों पे अगर ये बात की जा रही है तो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने टूरिज्म बढ़ाने की बात कही, उन्होंने रोपवे की बात कही और घाम तापने की बात कही। अरे हमारे गांव का, घरों का आदमी तो घाम ही ताप रहा, काम धंधा कुछ है नहीं, रोजगार है नहीं, घाम ही ताप रहे, पढ़ लिख के और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। ऊपर से उन्होंने कहा कि साहब हमने रोपवे लगा रहे हैं और ये जो 9 घंटे की यात्रा केदारनाथ की वो 3 घंटे में हो जाएगी। उसमें मुझे एक ही बात कहनी है, आज सुविधाएं नहीं है। जब 9 घंटे में लोग पहुंच रहे तो वो भी वहाँ जो लाइन में लगने वाली महिलाएं हैं उनके लिए शौचालय नहीं है प्रॉपर, ये आधा किलोमीटर उनको जाना पड़ रहा है। वहाँ रैन बसेरे ढंग के नहीं है, वहाँ लोगों को कई लोगों को रात को बाहर रहना पड़ता है कड़ी ठंड में। तो सुविधाएं नहीं है और लोग ज़्यादा पहुँचेंगे तो उसका और लाभ क्या होने वाला है, ये भी चिंता का विषय है। बीते दिन पीएम मोदी उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव देकर गए। वहीं हिमाचल से आए पर्यटकों के साथ हुई मारपीट को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि एक और तो प्रदेश में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम घाम तापने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शराब के नशे में कुछ युवक पर्यटकों के साथ मारपीट कर रहे हैं, जिसमें पुलिस की भी कार्रवाई करती हुई यहां पर नहीं दिखाई दे रही है।
बात आपसे शेयर करनी है। आपने टूरिज्म की बात उन्होंने जो कही, उसमें मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस प्रदेश में क्या करेगा टूरिस्ट आके, ये हालत है इस प्रदेश की, जिसकी ये वीडियोस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये हिमाचल प्रदेश से आए हुए टूरिस्ट हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, नशे में लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं, और इस प्रदेश की पुलिस का व्यवहार उनके संग ये है जो मैं अब आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि मुझे साहब 1 किलोमीटर दूर तक छोड़ दो, सवारियां हैं, मेरे संग मारपीट हो जाएगी। पुलिस छोड़ने नहीं जा रही, उल्टा रिपोर्ट लिखाने के लिए भी तैयार नहीं है। उसमें भी ये कहा जा रहा है दोनों पक्ष की रिपोर्ट लिख लेंगे। ये व्यवहार यहाँ की उत्तराखंड पुलिस का है। तो ऐसे में खाली नेताओं के भाषण देने से या नेताओं के कहने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ की व्यवस्थाओं को चक दुरुस्त करना चाहिए, तब बाहर से आदमी यहाँ आएगा और टूरिज्म बढ़ेगा। पीएम मोदी के दौरे के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी उनकी ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिए गए सुझाव की तारीफ कर रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि पीएम मोदी जब उत्तराखंड के दौरे पर आए, उत्तराखंड को सौगात देकर गए हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जो डबल इंजन की सरकार से लगातार उत्तराखंड के विकास की धारा मिल रही है। इसमें पीएम और सीएम दोनों का पूरा योगदान है। पीएम ने वेडिंग डेस्टिनेशन की एक अपील की थी, जिससे काफी ज्यादा रोजगार उत्तराखंड के लोगों को मिल रहा है। बहुत ही सराहनीय पहल की बात करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आज की युवा पीढ़ी जिस प्रकार से सोशल मीडिया को बढ़ावा दे रही है, सोशल मीडिया में जिस तरीके से क्रेज बढ़ रहा है, तो उनको देखते हुए उन्होंने इस बात को कहा है कि जो हमारे यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, वीडियो बनाते हैं, जितने हमारे लोग हैं, उनको उत्तराखंड जैसी नैसर्गिक सुंदरता शायद ही कहीं और मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को अगर वो वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो सब जगह प्रचलित होती है, सबसे अच्छी होती है, तो प्रतिस्पर्धा के दौरान उनको अवार्ड से नवाजा जाए, तो इससे लोग और आकर्षित होते हैं उत्तराखंड के प्रति, और उनको एक तरीके का रोजगार भी मिलता है कि सबसे अच्छे वीडियो शूटर हैं वो अपनी कला प्रतिभा को इस जगह, इस दिशा में लेकर जाएं। इस चीज को लेकर हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही काबिले तारीफ पहल कल मुखवा से करी। चमोली जिले के मलारी हाईवे के पास पहाड़ी से गिरी चट्टान से बीआरओ के यहाँ पर जो पुल था उसको दिक्कतें आई हैं। आपको बता दें कि मलारी हाईवे के पास पहाड़ी से चट्टान गिरी बीआरओ का 52 फीट लंबा पुल टूट गया है यहाँ पर, जिससे दिक्कतें शुरू हो गई हैं, आवाजाही बंद हो गई है। भापकुंड के पास पनघटी नाले से ऊपर बना बीआरओ का 52 फीट लंबा पुल गिरने से आवाजाही की बड़ी समस्या हो गई है। बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मौके पर पहुंचकर वैली ब्रिज का निर्माण कर दिया जाएगा। उधर पौड़ी जिले के सभी न्यायालय में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई जाएंगी ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। इस आयोजन की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने बताया कि आगामी 8 मार्च को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसके क्रम में जनपद के सभी न्यायालय में भी राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन होगा और लोक अदालत में सभी प्रकार के आपराधिक मामले, बिजली, पानी और बिलों समेत अन्य सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि लोक अदालत में निर्णीत मुकदमे की अपील किसी भी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समस्त भारतवर्ष में किया जाता है। इसी के अनुक्रम में हमारे जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जितने भी आपराधिक और सिविल प्रकृति के मामले हैं, आपराधिक वह मामले जो कि शमनीय प्रकृति के हैं, उन और सिविल प्रकृति के सभी प्रकार के मामले का निस्तारण पक्षकारगण के आपसी सहयोग से, उनके आपसी राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जहाँ तक तांडव प्रकृति के मामलों का प्रश्न है, तो इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो कि धारा 138 के अंतर्गत आने वाले मामले हैं, जो कि चेक बाउंस के मामले भी सामान्यतः कहे जाते हैं, उन सबको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम के वह सभी मामले जो कि
शमनीय प्रकृति के हैं। इसी प्रकार जो भारतीय नागरिक संहिता और आईपीसी के अंतर्गत जो कि शमनीय प्रकृति के मामले हैं, वह सभी इसमें इनको निस्तारण किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल प्रबंधक सुश्री वीणा सिंह ने लाल कुआं रेलवे निर्माण का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्माण में गुणवत्ता बरतने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। इसके बाद डीआरएम ने रेलवे क्रॉसिंग, कोचिंग यार्ड समेत कई विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया है। इस संबंध में प्रबंधक सुश्री वीणा सिंह ने कहा कि होली के अवसर पर कई रूटों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसके संदर्भ में ही निरीक्षण किया जा रहा है। लाल कुआं से हम लोग काफी होली स्पेशल चला रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से जो रेल यात्रियों को कहना चाहेंगे कि उनकी सुविधा के लिए जो भी ट्रेन चलाई गई है, जिस डायरेक्शन की ट्रेन चलाई गई है, उसका वो लोग सही सदुपयोग कर सकें। आज निरीक्षण तो हम लोगों का रोज का काम है। आइए। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन के संस्कृत भाषा को लेकर दिए बयान का विरोध तेज हो गया। हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और रघुनाथ कीर्ति परिसर के निदेशक समेत अन्य प्रोफेसरों ने बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह उनका राजनीतिक बयान हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर उनको संस्कृत से इतनी ही परेशानी है तो सबसे पहले माता पिता, पत्नी और भाइयों के नाम पर गौर करें। एम.के. स्टालिन के माता पिता, पत्नी और भाइयों के जो नाम हैं वो संस्कृत के शब्दों से ही मिलते हैं, इसीलिए सबसे पहले वे अपने नाम को ठीक करें। वहीं अन्य प्रोफेसरों ने कहा कि भारत संस्कृत के बिना अधूरा है। देखिए, हमारी संस्कृत भाषा देववाणी के रूप में मानी जाती है और प्राचीनतम भाषा मानी गई है। जो इसमें हमारे आचार व्यवहार और प्रतिदिन की दिनचर्या के लिए जितनी पॉजिटिविटी के साथ इसमें बताया गया, वो हमको लगता है दूसरी किसी भाषा में नहीं है। बाद की भाषाओं में उसी से अनुसरण करके लिया गया है। हम कहते हैं ना कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः है। ऐसी शिक्षा हमारी संस्कृत भाषा ही देती है कि वित्त के पीछे आज दुनिया जो है पागल है। वित्त जिसे धन कहते हैं, तो धन तो आता और जाता है, हमारी संस्कृत भाषा बता रही है। लेकिन हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार जो कि हम एक अमिट छाप छोड़ता है, हमारे व्यक्तित्व को इस तरह से एक दिशा देता है, वो संस्कृत भाषा में ही मिल पाता है, अन्य भाषाओं में नहीं है। जी, जिस किसी ने भी संस्कृत भाषा का विरोध किया है और कहा है कि संस्कृत भाषा के लिए सरकार जो है व्यर्थ में धन खर्च कर रही है, जो कि सरासर गलत है। भारतीय संस्कृति के भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, तो भारत की दो प्रतिष्ठित चीजें हैं, संस्कृत और संस्कृति। उसके संरक्षण के लिए यदि सरकार धन खर्च कर रही है तो उसे खर्च करना चाहिए, पर किसी का भी ये कहने का अधिकार या फिर ये कहना उचित नहीं है कि संस्कृत पर जो खर्च किया जा रहा है वो फिजूल का खर्चा है। भारत की पहचान जो है भारत की संस्कृति से है, भारत के संस्कारों से है। तो इसीलिए जो भी लोग ये कह रहे हैं ये अंग्रेजों की मानसिकता वाले लोग हैं। चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों को डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। फॉर्म में यात्रियों को रहने और खाने की व्यवस्था का विवरण देना होगा। यह नियम यातायात निदेशालय ने तैयार किया है, जिसको लेकर चारधाम यात्रा संचालित करने वाले परिवहन व्यवसायी नाराज हैं। परिवहन व्यवसायियों ने उत्तराखंड परिवहन महासंघ के साथ मिलकर सरकार से इस नियम को लागू नहीं करने की मांग की है और अगर यह नियम लागू होता है तो उन्होंने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। चारधाम यात्रा में जाने वाली बसें हैं, यात्री हैं, उनका रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वो लोग वहाँ पे होटल की बुकिंग्स वगैरह दिखाएंगे या धर्मशालाओं की बुकिंग्स दिखाएंगे। और उसके अलावा अगर वो बिना उसके जाते हुए पाए गए तो उनके चेक पोस्ट से वो गाड़ियाँ उनकी वापस आ जाएंगी और उनको चेक पोस्टों से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसके लेकर हमने एक विरोध दर्ज किया और निश्चित तौर से अगर ये जल्दी ही इस निर्णय को वापस नहीं लेते हैं सरकार, तो हम इसमें बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि मैं लगातार आपने देखा होगा गत वर्ष की यात्रा रही बिल्कुल चौपट रही, क्योंकि सरकार द्वारा एक अलग से नियम लागू कर दिया गया कि जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रियों को नहीं जाने दिया जाएगा। तमाम तरह के से लोग वहाँ से वापस आए, पूरे चारधाम यात्रा में
वो पूरे जो है हिंदुस्तान से यात्री आता है और यहाँ आने के बाद अगर उसको यात्रा पर नहीं भेजा जाता है तो हफ्ते हफ्ते 10 दिन तक इतनी गर्मी में वो लोग यहाँ पड़े रहे, उसके बाद जो है उनको बिना यात्रा के वापस लौटना पड़ा, जो हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। तीर्थ नगरी में GMVN की ओर से मुनकीरेती स्थित गंगा तट पर चल रहे 7 दिवसीय इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का समापन हो गया है। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, योगाचार्य उषा माता, योगी सिद्धार्थ मौजूद रहे। शुक्रवार को गंगा के किनारे 7 दिवसीय चल रहे योग महोत्सव को सफल बनाने पर योगाचार्यों को सम्मानित किया गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से योग को प्रदर्शित किया गया। To teach yoga to children from marginalized backgrounds. Just yoga. The yoga of their sex. The yoga. आपको दिखा रहे हैं योगाचार्यों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि चाहे छोटे बच्चे हों, युवा हों या फिर जो वयोवृद्ध लोग भी हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। योगा का एक संदेश दिया गया है जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का आज समापन हो गया है, जिसमें यहाँ पर धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। योगाचार्य जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उनको सम्मानित किया गया। इस योग के कार्यक्रम में, इस फेस्टिवल में तमाम लोग शामिल हुए और योग के महत्व को उन्होंने समझा है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू गौतम फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। खुशबू, ये यहाँ पर योग फेस्टिवल का समापन हो गया है, किस तरीके से योग फेस्टिवल यहाँ पर रहा, पूरे कार्यक्रमों में क्या खास चीजें देखने को मिली हैं और समापन के दिन क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिली? जी रवि, यहाँ पर हर वर्ष इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल गंगा के किनारे GNBN की ओर से आयोजित होते हैं और यहाँ पर तरह तरह के योगा प्रदर्शन किया जाता है और बड़े बड़े योगाचार्य यहाँ पर आते हैं और सबको योगा के माध्यम से संदेश देते हैं कि योगा जो है आजकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और योगा से बहुत अधिक लाभ मिलता है, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। योगा एक अभ्यास है और योगा को एक आनंद पूर्वक सीखा जा सकता है। यहाँ पर आज समापन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे और उन्होंने बहुत सारे योगाचार्यों को भी यहाँ पर सम्मानित किया है और तरह तरह के योग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ पर योगा का प्रदर्शन भी दिखा और वृद्ध भी जो थे उन्होंने भी योगा का यहाँ पर प्रदर्शन दिया और अद्भुत योगा प्रदर्शन रहा यहाँ पर और देश विदेश से भी यहाँ पर बहुत सारे योग प्रशिक्षित जो थे यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ पर देखे गए हैं। बिल्कुल खुशबू, और आपकी बात की तस्दीक ये खूबसूरत तस्वीरें भी कर रही हैं जो कि योग फेस्टिवल से सामने निकल कर आई। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के मुनकीरेती में जल्द ही वेडिंग जोन विकसित किया जाएगा, जिसमें एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार का मौका मिलेगा। दरअसल नगर पालिका सभागार में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पालिका अध्यक्ष नीलम बिजलवान की मौजूदगी में 9 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर मुनकीरेती को अव्वल प्रदर्शन को बरकरार रखने का आह्वान किया गया है, जिसमें निकाय के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही वार्डों के सभासदों की भूमिका भी अहम रहेगी। बैठक में पालिका क्षेत्र में 4 वाहन पार्किंग और तहबाजारी का वार्षिक ठेका देने पर चर्चा की गई। साथ ही ढालवाला में चंद्रभागा पुल के आसपास के अस्थायी शौचालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा ढालवाला में पुस्तकालय निर्माण के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पास किया गया है। और आज हमारी पहली बोर्ड बैठक है, उसके लिए मैं अपने सभी 11 सभासदों को भी बधाई के पात्र हैं। हमारा पूरा स्टाफ, यू अंकिता जी, बिस जी, सभी आज बधाई के पात्र हैं कि हमारी जो बोर्ड बैठक हुई है बहुत ही
अच्छे ढंग से हुई है और सभी सभासदों ने भी अपने मांग पत्र दिए हैं और उनको भी हमने आश्वस्त किया है कि जैसे जैसे कंडीशंस होंगी उनकी सभी मांगें पूरी की जाएंगी और जितने भी हमने अपने कुछ एजेंडे रखे थे वो सभी बोर्ड में पास हुए हैं, सभी सभासदों की सहमति से वो पास हुए हैं। हम क्या क्या इसमें मुख्य रहे? मुख्य इसमें आज एक हमें अच्छी गुड न्यूज़ भी मिली है कि हमने आज एक जो 2014 से हम एक जो पुस्तकालय था वो क्रेजी फाउंडेशन के पास था, वो आज हम मतलब उन्होंने खुशी आज हमको हस्तगत किया है और उस पर भी हमने जब उनको अपने एजेंडे के बारे में बताया कि उसमें हम हाईटेक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, उसका भी हमने रखा कि एक हाईटेक लाइब्रेरी हम वहाँ पर बनाएंगे। रानीखेत में खेल स्टेडियम बनाने की कवायद तेज हो गई है। जहां मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने अधिकारियों और खेल विभाग के साथ बैठक की, वहीं एनसीसी मैदान को स्टेडियम बनाने को लेकर चर्चा की गई है। बैठक के बाद विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, संयुक्त मजिस्ट्रेट, कैंट सीईओ और जिला क्रीड़ा अधिकारी ने संयुक्त निरीक्षण किया। बता दें कि दशकों से रानीखेत नगर में खेल स्टेडियम बनाने की मांग चली आ रही है। साथ ही स्टेडियम बनने से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि रानीखेत का अपना अभी तक एक खेल स्टेडियम नहीं है, जो कि बहुत दुखद बात हम लोगों के लिए है, बहुत सोचनीय है। इसी क्रम में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि रानीखेत में एक खेल स्टेडियम की घोषणा करें और यहाँ पर खेल स्टेडियम स्थापित करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और रानीखेत में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। उसी के क्रम में आज जिला क्रीड़ा अधिकारी, यहाँ की जॉइंट मजिस्ट्रेट और कैंट के यू यहाँ पर आए थे। हम सब लोगों ने, क्योंकि यहाँ का एनसीसी जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड को कैसे विकसित किया जाए, उसको खेल स्टेडियम के रूप में परिवर्तित किया जाए, इस पर विचार किया। घोषणा है कि रानीखेत में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसमें आज जो है जिलाधिकारी महोदय और माननीय विधायक महोदय एवं अन्य अधिकारीगण और कर्मचारीगण, जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ पर जो है आज ये एनसीसी ग्राउंड का जो संयुक्त निरीक्षण किया गया, तो इसमें ये काफ़ी अच्छा मतलब ग्राउंड है। अगर यहाँ पर ये ग्राउंड बनाया जाता है तो आने वाले टाइम के लिए रानीखेत के जो खिलाड़ियों को बहुत अच्छा इससे फायदा होगा। बड़ी परेशानी यहाँ क्या है? तो रानीखेत में खेल स्टेडियम बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर बैठक भी की गई है। स्थानीय विधायक ने यहाँ पर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है। विधायक ने कहा कि जब यहाँ पर स्टेडियम तैयार होगा तो यहाँ के जो युवा हैं, स्थानीय युवा, उनको अपनी प्रतिभा निखारने का एक बेहतर अवसर और मौका मिलेगा। खेल स्टेडियम बनने से यहाँ पर युवाओं के लिए एक बेहतर मौका जो कि होना चाहिए वो उपलब्ध हो पाएगा। आपको बता देते हैं कि रानीखेत में खेल स्टेडियम की जो मांग है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी मांग है, लेकिन अब इसको लेकर रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खेल स्टेडियम बनाने की अब कवायद तेज़ हो गई है। जितने भी अधिकारी और जो संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं, जो भी बोर्ड इससे जुड़े हुए हैं, जो विभाग इससे जुड़े हुए हैं, उन तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की गई है ताकि यहाँ पर खेल स्टेडियम को जल्द से जल्द बनाया जा सके। निश्चित तौर पर रानीखेत को खेल स्टेडियम अगर मिलता है तो यहाँ के स्थानीय युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का एक बेहतर अवसर रानीखेत में मिल पाएगा। इसी को लेकर विधायक ने यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद जो एनसीसी मैदान है उसमें यहाँ पर निरीक्षण भी किया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खेल स्टेडियम बनाने की अब कवायद तेज कर दी गई है। उम्मीद है कि जल्द खेल स्टेडियम मिल जाएगा। औली में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद देश के कोने कोने से पर्यटक विंटर वेकेशन मनाने यहां पहुंच रहे हैं। अब मार्च में भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। जीएमवीएन औली के चेयर लिफ्ट इंचार्ज राजेंद्र प्रसाद डिमरी ने बताया कि आज करीब 231 पर्यटकों ने चेयर लिफ्ट राइड का लुत्फ उठाया और बर्फीली वादियों का दीदार किया। वहीं कई पर्यटक पैदल स्नो ट्रैकिंग के मजे लेते हुए फन स्कीइंग और ट्यूब राइडिंग का लुत्फ भी उठाते नजर आए हैं। और उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।